हेलो भैया बहन, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9th में अर्थशास्त्र में तीसरा लेसन पढ़ेंगे, निर्धनता एक चुनौती। तो निर्धनता से आप क्या समझते हैं? निर्धनता किसे कहते हैं? तो निर्धनता का अर्थ है जो व्यक्ति अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते, जैसे कि सबसे मैंने भोजन, आवास, स्वास्थ्य संबंधी आदि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो करने में आदमी को अच्छी खासी मशक्क़त करनी पड़ती है, उसे कहते हैं निर्धनता, जो वो पूरी नहीं कर पाता है। निर्धनता की एक चुनौती है हमारे भारत देश में, जो ये काफ़ी गहरी समस्या है। हमारे भारत देश में हर चौथा व्यक्ति निर्धन पाया जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि निर्धनता किन कारणों से है, निर्धनता को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। निर्धनता के कारणों और सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। निर्धनता के आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है। तो निर्धनता, इसका मैं परिचय आपको देती हूँ कि अपने दैनिक जीवन में, जो मैंने आपको अभी पाठ के शुरुआत में बताया था कि निर्धनता किसे कहते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। गाँव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं, शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी, वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। इनको किस श्रेणी में रखा गया है? इनको हम निर्धनता की श्रेणी में रखते हैं। ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी है, वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं? निर्धनता की श्रेणी में। अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन यानी कि 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनता का संकेंद्रण है। भारत विश्व में सबसे अधिक निर्धनता का केंद्रण है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा निर्धनता पाई गई है। यह इस चुनौती को, गंभीरता को दर्शाता है। तो अब निर्धनता कितनी प्रकार की देखने को मिलती है? एक निर्धनता होती है शहरी निर्धनता, दूसरी है ग्रामीण। अब शहरी निर्धनता में कौन कौन लोग आते हैं? शहरी निर्धनता में, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देके बताती हूँ कि 33 वर्षीय राम शरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। ये 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल है। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए राम शरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों में से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालीन नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये और कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, पर यह उन सब के लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये कमा लेता है।
उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। उनमें से प्रत्येक के काम 2 जोड़े फटे प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने कपड़े बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना तो उनके लिए विलासिता है। तो छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती। तो निर्धनता की श्रेणी में ये लोग आते हैं क्योंकि वो किसी आटे की मिल में काम करता है, उसको इतना सा पैसा मिलता है जिसमें उसके बड़ा परिवार है, माँ के लिए भी उनको पैसा भेजना पड़ता है। तो ये निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। बच्चे पढ़ने भी नहीं जाते। अब है दूसरा उदाहरण और है, ये है शहरी क्षेत्र का उदाहरण। अब है ग्रामीण क्षेत्र का उदाहरण निर्धनता का कि लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे छोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन प्राय खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाता। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेती में चारा काटने और खेतों में से जलाने के लिए लकड़ियाँ बीनने में ही गुजार देती है। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब भी उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है। तो ये दोनों परिवार जो है ये निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। निर्धनता से आपको समझ में आया है कि अपने व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता। जो परिवार जिसको जैसे मेन ज़रूरत होती है, भोजन, आवास, स्वास्थ्य संबंधी ये आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता, उसे निर्धनता कहते हैं। तो ये राम शरण का परिवार भी निर्धनता की श्रेणी में आता है। ये शहरी क्षेत्र की निर्धनता है कि वो किसी मिल में काम करता है और उसको इतना कम पैसा मिलता है जो अपने परिवार को ज़रूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। दूसरी निर्धनता एक ग्रामीण क्षेत्र की है, जो कि भूमिहीन किसान है, उसके पास भूमि नहीं है, किसी ज़मीन वाले के यहाँ काम करता है तो उसको कम वेतन मिलता है और वो भी एक अपने परिवार की आवश्यकता नहीं कर पाता। तो ये निर्धनता के आपको मैंने 2 उदाहरण दिए। अब निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें तो निर्धनता से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। निर्धनता में निम्नलिखित आयाम है। पहला आयाम है भूमिहीनता। भूमिहीनता का मतलब है जिसके पास भूमि नहीं है उसे हम निर्धनता की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब है कि आदमी को नियमित रोजगार नहीं मिलना, इसको भी हम निर्धनता की श्रेणी में रखेंगे। परिवार का आकार अगर वो परिवार कम कमाता है, परिवार में खाने के सदस्य योग्य, मतलब परिवार बड़ा है, जैसे किसी परिवार में 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, माता पिता हैं, तो वो परिवार बड़ा है। तो परिवार का आकार बड़ा है और पैसा कम मिलता है तो इसको भी हम निर्धनता की श्रेणी में रखेंगे। ये भी निर्धनता के आयाम है। निरक्षरता भी निर्धनता का एक आयाम है। जैसे कि परिवार भूमिहीन किसान है, किसी मिल में काम करने वाला राम शरण है, उनकी आय इतनी कम है कि वो अपना गुजारा नहीं चला सकते और उनके अन्य सदस्यों को भी कम आय में ही काम करना पड़ रहा है, तो वो पढ़ने नहीं जाते। अब पढ़ने नहीं जाते तो निरक्षरता, पढ़ा नहीं पाते, तो वो भी एक निर्धनता का एक आयाम है। खराब स्वास्थ्य, कुपोषण। खराब स्वास्थ्य और कुपोषण से आप हम ये समझते हैं कि जब आदमी को पर्याप्त खाना नहीं मिलता
तो वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जितनी कैलोरी की उनको ज़रूरत होती है वो नहीं ले पाते हैं, तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण के शिकार होते हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है और बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के बाद भी उनको सही चिकित्सा नहीं मिलती, तो वो कुपोषण, तो ये भी एक निर्धनता का आयाम है। बाल श्रम। बाल श्रम से आप क्या समझते हैं? बाल श्रम से हम समझते हैं कि छोटे बच्चे किसी ढाबे पे काम करते हैं, उनकी आय कम होती है, उनकी पढ़ने की उम्र होती है, पर परिवार की आर्थिक मजबूरी के कारण वो ढाबे पे छोटा मोटा सहायक के रूप में काम करते हैं और उनको कम वेतन मिलता है। तो ये वो बाल श्रम में आता है कि वो छोटे अबोध बच्चे होते हैं, अबोध तो नहीं कह सकते, पर हाँ बच्चे होते हैं 12 से 15 साल की उम्र में, जबकि उनको इस उम्र में जो पढ़ने की उम्र होती है उनको ढाबे पे काम करना पड़ता है अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो बाल श्रम में आता है। असहायता। असहायता असहायता मतलब उनको कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती और वो अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए ये सब काम करते हैं। तो ये सब किसके आयाम है? निर्धनता के आयाम है। ये इन सब व्यक्तियों को हम निर्धनता की श्रेणी में रख सकते हैं। अब दूसरा है कि ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण जो मैंने आपको बताए निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रम का ना होना है, आश्रय का ना होना है। ये एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और साफ सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अतः इसका अर्थ है कि असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकलना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ के सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। अब इस सामान्य अर्थ है में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे उनमें अधिक अच्छे करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण है भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों पर अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय भी बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इससे भी कई अधिक क्षति पहुंचा सकता है। असुरक्षा। अब असुरक्षा से क्या समझते हैं आप? असुरक्षा से मतलब है कि आदमी को भय बना रहना। जैसे कि भूकंप आ गया और मकान गिर गया, तो जो निर्धनता से उच्च श्रेणी में आते हैं, जो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेते हैं, जिनको वेतन कुछ अच्छा मिलता है, तो वो अपने परिवार के लिए कुछ पैसा बुरे समय के लिए बचा लेते हैं। तो ऐसे आने वाली आपदाओं से छुटकारा पाने के लिए वो उतना अच्छा घर तो नहीं बना पाते, पर थोड़ा कम बना लेते। अगर यही दुर्घटना अपन निर्धनता की श्रेणी में आने वाले लोगों के साथ अगर घटती है, तो वो ये सब सुरक्षा उनके अंदर नहीं होती। उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन ही नहीं मिल पाता, तो वो बचत कहाँ से करेंगे? बचत नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में वो असुरक्षा का भाव उनके मन में रहता है, भय बना रहता है प्राकृतिक आपदाओं से। तो निर्धनता के प्रति असुरक्षा का माप है जो कुछ विशेष समुदाय, जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों, जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण
परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिम के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप हो या फिर नौकरियों की उपलब्धता की कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। निर्धनता रेखा। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर के नीचे गिर जाए तो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों में विभिन्न देशों में भिन्न है। अतः अंतकाल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों से 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 प्रति रुपये माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया है। कम कैलोरी के आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च शिक्षा निश्चित की गई है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती है। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है। इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकता पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा कराए जाते हैं। तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर विभिन्न देशों में विभिन्न निर्धनता रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं। निर्धनता आपके अनुसार आपके क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यक स्तर क्या होगा। निर्धनता के अनुमान। अब निर्धनता के अनुमान है कि तालिका 3.1 में स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 93-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004-05 में
37.2% महत्वपूर्ण गिरावट आई। 11-12 में निर्धनता रेखा के निर्धनों का अनुमान 22% रह गया। उसके बाद 1973 से 93 में निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011-12 में, जिसमें औसतन गिरावट 2.2% वर्ष 2004-05 में से 11-12 के बीच हुई। तो ये हमारे यहाँ निर्धनता की ये एक सीमा निश्चित की गई है। अब इसके आगे का जो लेसन है वो हम कल पढ़ेंगे।